नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाथ की जो उंगलियां होती हैं पैरालिसिस पेशेंट में क्यों उनमें अंदर बंद होने की ताकत होती है और खोलने की ताकत नहीं होती। इसके को समझने के लिए आपको अपने हाथ की तरफ देखना है। हाथ में आपकी इस तरफ भी मांसपेशियां और इस तरफ भी मांसपेशियां हैं। जो हाथ की अंदर की तरफ की मांसपेशियां होती है वो हाथ को बंद करती हैं और जो हाथ की इस तरफ की पीछे की तरफ की मांसपेशी होती है वो हाथ को खोलने में मदद करती हैं। अब अपने हाथ की तरफ देखो और उंगली को ज़रा यहाँ से पकड़ो। यहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, नीचे मांस है। अब यहाँ से पकड़ो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ स्किन है और कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे सिर्फ स्किन नहीं होती, इसके पीछे भी पतली पतली मांसपेशियाँ होती हैं। जब किसी को पैरालिसिस होता है तो दिमाग के अंदर जो एरिया हमारे हाथ की फिंगर्स को कंट्रोल कर रहा होता है वो डैमेज हो जाता है। मगर जब इसमें रिकवरी आनी शुरू होती है तो हम क्या देखते हैं कि हाथ बंद तो हो रहा है बट खुल नहीं पा रहा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे हाथ बंद करने की ताकत है बट हाथ बंद हो जाने के बाद से खोलने की ताकत नहीं है। क्योंकि हमारी यहाँ की जो मसल्स हैं बहुत पतली होती हैं, तो यहाँ पे जो नर्व की सप्लाई होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। अगर जो करंट है, जो कमांड है जो ब्रेन से आ रही है, इन मसल्स को मिलती भी है तो वो बहुत कम मात्रा में होने की वजह से हमारी जो मसल्स हैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। इसी वजह से हमारा हाथ बंद तो हो जाता है बट वो खुलता नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये तो हमें दिक्कत का पता लग गया क्योंकि यहाँ की मांसपेशियाँ पतली हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, इनमें ताकत कम होती है, ये इस वजह से हमारा उंगलियाँ बंद तो हो जाती हैं बट खुल नहीं पाती। तो हम अब ऐसा क्या करें कि हमारी हाथ की उंगलियाँ चलनी शुरू हो जाए। जब हमें कमज़ोरी के बारे में पता लग गया, उस पर हम काम करेंगे तो हम उसको सुधारने के चांसेस बन जाते हैं। तो अक्सर आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, बॉल लेते हो, स्प्रिंग लेते हो, तो अंदर की तरफ ताकत लगा रहे हो, राइट, बाहर की अंदर की तरफ दबा रहे हो, तो यहाँ की मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो रही है बट पीछे की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। हमें यहाँ की एक्सरसाइज करनी है। अब सोचो कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ, कुछ सेकेंड्स देता हूँ कि आप सोच पाओ। हम पूरी दिन के अंदर कोई एक्सरसाइज ऐसी करते ही नहीं, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हमने अगर इसे करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना। अभी जब ये चलती नहीं है तो इसे स्ट्रॉन्ग कैसे करें, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मसल स्टिमुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। आपने एक पैड यहाँ लगाया, एक पैड यहाँ लगाया, अब इन दोनों के बीच में करंट की कंडक्शन होती है और इनकी बीच की जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट होनी शुरू होती हैं। तो अब हम दिक्कत को तो समझ गए कि क्यों हमारा हाथ बंद हो जाता है, खुल नहीं पाता। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी फिंगर्स बंद हैं तो आप पहले से एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे, अपने हाथ को पूरा खोल के पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपने दूसरे की हाथ की मदद से। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं और आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इसको आप खुले रखो। पहली चीज़, अगर वो अपने आप बंद हो रहा है तो आपने उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, तो जैसे आपके घर में कोई भी रिमोट होगा, आपने पकड़ लिया, अब आपको दिक्कत होती है इसे छोड़ने की, तो आपने कोशिश करना कि ये आपके हाथ से निकल के छूट जाए। ये काम जितना आसान मेरे लिए है उतना ही मुश्किल आपके लिए है, मगर जब हम किसी चीज़ में बार बार काम करते रहते हैं तो हमें उसमें रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है कि हमारा ब्रेन उसको रास्ता ढूंढ लेता है उस काम को करने का। तो आप अपने ब्रेन को जितना परेशान करेंगे, जितनी बार इसे कोशिश करेंगे किसी सामान को छोड़ने की, उतनी ताकत, उतना ब्रेन आपका एक्टिव होते हुए उस पर काम करना शुरू करता है। पहली चीज़। उसके बाद ये बहुत सिंपल सा है, मगर कुछ पेशेंट्स जो फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो एक वो छोटी सी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मौसम ठंडा चल रहा है, ठंडे के मौसम में बर्फ़ को अपने हाथ में पकड़ लो, रिमोट की जगह बर्फ़ को पकड़ लो। तो बर्फ़ क्या करती है, ठंडक की वजह से वहाँ पर दर्द पैदा करती है। आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, सिर्फ आपका हाथ अकड़ जाएगा, मगर आप उस बर्फ़ से जो पकड़ने से आपको दर्द हो रहा है वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा उस बर्फ़ को छोड़ने के लिए, और जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करेगा और आपका हाथ खुलना शुरू हो जाएगा। ये ट्रिक सब पे काम नहीं करती, ये मुश्किल से 10 से 15% लोगों पे ही काम करती है, मगर जो इसका यूज़ बार बार करते रहते हैं तो उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप बर्फ़ का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ करो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो आइस को तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, उसमें हम चेंजेस थोड़ा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि ब्रेन को हम एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, पेन से स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो इस काम को करे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जो कभी कभार कुछ पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती हैं।
अगर आप इसे यूज़ करते हैं, इसे ट्राई करते हैं, अपना लक आजमाते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी इसका फ़ायदा मिले। उसके बाद जब आपके हाथ में थोड़ी बहुत पावर आनी शुरू हो जाए, हाथ हल्का हल्का हिलना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसको भी हम जान लेते हैं। आपने अपना दूसरा हाथ लेना है और अपना पैरालिसिस वाले हाथ को उसके बीच में रख लेना है। अब आपने कोशिश करनी है कि इस हाथ से आपने बाहर की तरफ खोलना है कि आपका हाथ इससे निकल के बाहर आ जाए। तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जो लगा रहे हैं, किस तरफ लगा रहे हैं? बाहर की तरफ लगा रहे हैं। जब हम बाहर की तरफ जो लगाते हैं तो कहाँ की मांसपेशियां काम करती हैं? इस सरफेस की। और हमें यही तो चाहिए था, यही की तो एक्सरसाइज चाहिए थी। इसी की तरह से आप रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं कि आपने रबर बैंड लिया और अपनी उंगलियों के ऊपर पहन लिया। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने रबर बैंड को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसको अपने हाथ से निकालना है और आपने हाथ को खोलना है। ये चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, मानता हूँ, मगर जब हम इस पर बार बार काम करते हैं तो वो चीज़ें जो है रिजल्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक पैरालिसिस पेशेंट की फिंगर की मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिलें, उनकी वीडियोस देखें कि किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग में आकर उन्होंने अपने आप को पहले से बेटर किया। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक पैरालिसिस पेशेंट जिनकी एज है 63 की एज के अंदर पैरालिसिस को हराना आसान काम नहीं होता। तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा। तो शर्मा जी, ये आपको हुआ कब था? मेरा नाम GR शर्मा है और मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक का दूसरा अटैक है। पहला कब हुआ था? पहला 2014 में हुआ था। 2014 में। तब उससे रिकवर पूरे हो गए थे? उसका पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते आते मुझे दोबारा फिर अटैक होगा ब्रेन स्ट्रोक का। और ये राइट साइड का हुआ, पहले भी राइट को हुआ था, अब दोबारा भी राइट का हुआ। ठीक है। तो मेरे को चलने फिरने में दिक्कत थी और डॉक्टर साहब की मैंने दवाई खाई। अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 1 महीने में मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो ये जब आपको हुआ था तो आपने कहाँ से इलाज करवाया था? तब मुझे ये सेकेंड टाइम जब हुआ है? हाँ, पहली टाइम भी मैंने एस्कोट फोर्टिस में करवाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने मुझे कहा भाई मेरे को एलोपैथी का जो इलाज करना था कर दिया, अब आप इसके बाद देसी ट्रीटमेंट कराओ। डॉक्टर ने बोला? आयुर्वेदिक। हाँ, डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने कहा अच्छा कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराओ, उससे शायद आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैंने आयुर्वेद में भी इलाज कराया। अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, तो मुझे डॉक्टर साहब जो संजीवनी, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने 1 महीना हो गया मुझे दवाई खाते खाते, जिससे मुझे बहुत आराम है। और मैं आज दोबारा से 1 महीने की दवाई फिर दोबारा लेने आया हूँ। तो इससे मेरे को लग रहा है कि मैं कंप्लीट ठीक हो जाऊँगा। शर्मा जी को जब पहली बार हुआ राइट साइड में हुआ, उसके बाद जब 2019 में हुआ तो एक ही जगह पे दोबारा स्ट्रोक पड़ने की वजह से, दोबारा से नुकसान होने की वजह से शर्मा जी को जो चलने में दिक्कत आने लगी थी कि चल नहीं पाते थे, पैर नहीं उठा पाते थे। तो जब हमने इनको मेडिसिन दी थी तो किसी को हाथ पैर की रोक की नहीं थी, क्योंकि चल तो पैर नहीं रहा था। बट जब भी पैरालिसिस होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है। अगर आपके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो हमें वहीं पर ही रिपेयर अप करना पड़ता है। तो जो हमने आपके ब्रेन के साथ किया, हमने किया था न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन को दोबारा से आपके अंदर विकास करने की क्षमता देते हैं। वो दिन याद करो जिस दिन आपको हुआ था, उस दिन आपका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, मगर अगले 6 महीने के अंदर हाथ भी चलने लगा और पैर भी चलने लगा। ऐसा सारे पैरालिसिस पेशेंट के साथ होता है। दिक्कत पहले 6 महीने में नहीं आती है। पहले 6 महीने में मैक्सिमम लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। दिक्कत आती है उसके बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने कि जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब दिमाग की विकास करने की क्षमता बंद हो जाती है। आपका एक जख्म हुआ तो कुछ टाइम में वो भरेगा, अगर वो टाइम से नहीं भर पाया तो वो नासूर बन जाता है। ऐसे ही कुछ आपके ब्रेन के साथ होता है। जब दिमाग में चोट लगी, पहले 6 महीने में भर गया, अब चलने लग गए, हाथ चलने लग गया, ठीक है, नहीं चलता ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पर हमें दोबारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना पड़ता है। जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वही आपने देखा
अब आपने इनकी पहले वाली वीडियो देखोगे और बाद वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको खुद ब खुद ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आना शुरू होता है। ये इसलिए होता है कि जब हम सही तरीके से सही जगह पे काम करते हैं। तो जो बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं उन्हें कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बहुत जल्दी, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी, कभी 1 महीना हुआ है, बट 1 महीने की इम्प्रूवमेंट देख के कुछ कहना चाहोगे उनको? नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब का इलाज 1 महीना होगा मुझे, इंजेक्शन भी ले दिए हैं कुछ और दवाइयाँ भी दी हैं। मुझे फीलिंग ये हो रही है कि मैं जल्दी रिकवरी आपकी और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाऊँगा एकदम से। ठीक तो आप हो गए हो? हुए हैं डॉक्टर एक बार चल के दिखाना है इनको अभी सबको। जी, जी, जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए कि क्यों हमारे फिंगर को बंद करने की ताकत है, खोलने की ताकत नहीं है। किन किन चीज़ों को ट्राई कर कर हम अपने हाथ की उंगली को खोलने की ताकत लेकर आ सकते हैं। ये 1-2 बार में नहीं हुआ, कई हज़ारों बार आपको इस चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा और हज़ारों में से अगर एक बार भी चांस हमारी फिंगर खुलनी शुरू हो जाएगी तो वहाँ से आपको पूरा ठीक करना हमेशा आसान होता है। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Now you can share your reports with us via WhatsApp and get free consultation with our experts.